वेलकम, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुधांशु भगत और आज हम जो है एक नया इनोवेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम जो है भूगोल का एक चैप्टर लेकर के आए हैं, सब्जेक्ट लेकर के आए हैं सॉरी। तो ये सब्जेक्ट में हम जो है इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे सारे, वन बाय वन करके मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो मैं इसी फॉर्मेट में लेकर के चलूँगा। सबसे पहले मेरे को जो भी पढ़ाना होगा मैं उनको यहाँ पे लिख दिया करूँगा, ताकि आपको जो है जब आप इसको नोट्स के रूप में लिखेंगे तो आपको व्यवस्थित रूप में जो है वो नोट्स में मिला हुआ मिलेगा। एक शॉर्ट नोट्स की तरह मैं यहाँ पे लिखूँगा और उन शॉर्ट नोट्स को जो भी शब्द मैं यहाँ लिखूँगा, जो भी सेंटेंस मैं यहाँ लिखूँगा, उन सारे शब्दों को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद में आप क्या करिएगा, आप देखिएगा कोई भी बुक पढ़ के देखिएगा, और आप जब भी कोई बुक पढ़ेंगे तो आपको वो बुक ईजिली आराम से समझ में आ जाएगी। अगर आप पहले अभी जैसे आप स्टार्ट करते होंगे कोई बुक को पढ़ना ज्योग्राफी की, तो हो सकता है कि आप में से कई लोगों को जो है कुछ समझ नहीं आती होगी। तो उसके पीछे का कारण क्या है कि हमने शुरुआती शिक्षा में या जो भी हमारी 11th 12th 9th 10th में जो भी हम पढ़े हैं, तो हमने उसका ठीक तरीके से अध्ययन नहीं किया है। तो ये जो अध्ययन का अभाव है मतलब शुरुआती कक्षाओं में, तो उसी का फलस्वरूप है कि आज हम जब भी ज्योग्राफी की बुक उठाते हैं तो हमें चीज़ें जो है समझ में नहीं आती। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आपका जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है या फिर मतलब बेसिक तो छोड़ो, एडवांस तक की मैं चीज़ें यहाँ पे सब आपको बताऊँगा वन बाय वन करके। उसके बाद आप जब पढ़ने जाएंगे कोई भी बुक को, तो आपको ईजिली सारा चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये हमारा भूगोल जो है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। इसमें मैंने सारे चैप्टर्स को यहाँ पे वन बाय वन करके पूरा लिख दिया है। कुछ चैप्टर्स और हैं यहाँ पे, स्पेस की कमी की वजह से मैंने नहीं लिखा है, इसके बाद में मैं लिखूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, हमारा जो चैप्टर होगा वो ब्रह्मांड होगा। लेकिन हम इसको अभी नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि इसको समझने से पहले हमारे पास में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी हम इसको समझेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा और ठीक से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जो एक ऐसा ऐसा चैप्टर है जो हमको उत्तर कम देता है और सवाल ज़्यादा क्रिएट करवाता है। ठीक है, तो ये हमसे खुद सवाल पूछता है कि ऐसा क्यों। तो आज की डेट में क्या है कि अभी जितने भी जो वैज्ञानिक है, वो जो भी साइंटिफिक रिसर्च है, इन सब के बारे में जो अभी चल रही है, कंटिन्यू है, तो जो वैज्ञानिक है वो अभी वन बाय वन करके सब रिसर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, कुछ थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, उसके बाद में हम ब्रह्मांड वाले इस विषय को उठाएंगे। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर हमारा कौन सा होगा? हमारी पृथ्वी। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी में हम एक बेसिक से इन्फॉर्मेशन ले लेंगे पृथ्वी के बारे में, कि हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है, क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। जो अक्षांशीय होते हैं, देशांतर होते हैं, ये जो अक्षांशीय ग्रिड, देशांतरी ग्रिड है ना, तो इसमें हम देखेंगे कि हम किसी भी लोकेशंस का किस तरीके से मतलब उसको लोकेट करते हैं। तो अक्षांश और देशांतर के माध्यम से इसमें हम देखेंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। ठीक है, मानक समय जिसको हम बोलते हैं, या फिर जो विश्व में जो भी हमने कौन सी देशांतर रेखा को हमने मानक समय माना है। ठीक है, वो सब हम इसमें देखेंगे। मतलब समय किस तरीके से निर्धारित किया जाता है किसी भी स्थान का, तो वो हम इसी चैप्टर में हम देखेंगे। और तीसरा जो चैप्टर होगा वो हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना होगी। देखो यार, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे हम देखते हैं कि हम कहीं भी चले जाएं तो हमको कहीं पर्वतें देखने को मिलती है, तो कहीं पे हमको मैदान देखने को मिलते हैं, तो कहीं पे हमको जो है पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है। तो इन सब के निर्माण के पीछे ऐसा कौन सा बल है या ऐसा कौन सा कारक है, तो ये हमको इसी चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना मतलब कि जब हम पृथ्वी के अंदर गोता लगाएंगे तो हमको ये देखने को मिलेगा कि पृथ्वी किन लेयर्स में डिवाइडेड है। मतलब 3 अवस्था में हमको पृथ्वी देखने को मिलती है। एक तो ठोस अवस्था में देखने को मिलती है, एक तरल अवस्था में देखने को मिलती है, और एक अर्ध तरल अवस्था में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऊपर वाली पट्टी तो ठोस अवस्था है, उसके जस्ट नीचे जाएंगे तो अर्ध तरल है, फिर बीच में रहेंगे तो तरल है, और फिर अर्ध तरल, और फिर ठोस। तो इस तरीके से हम देखेंगे। जब हम अंदर जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है, उसी तरह से घनत्व में भी वृद्धि होती है। ठीक है, और दाब में भी वृद्धि होती है। तो ये इनके पीछे का कारण क्या है, ये सभी चीज़ें हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ेंगे। ठीक है, अब चट्टान एवं खनिज। तो चट्टान एवं खनिज वाला जो चैप्टर है, इसमें देखो हम आमतौर पे चट्टान किन्हें कहते हैं, जो हमको बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं, बड़े बड़े पर्वतें दिखाई देते हैं, हम उन्हें चट्टान कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भूगोल के अंतर्गत जो चट्टानें हैं
वो चट्टाने जो बड़े बड़े ठोस पदार्थ से लेकर के जो कोमल कोमल छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, उन सभी को हम चट्टाने ही कहते हैं। ठीक है, खनिज, मिनरल्स, हम मिनरल्स के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार के मिनरल्स होते हैं और उन मिनरल्स का हमारी लाइफ में क्या उपयोग है, उनके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम अंतर्जात एवं बहिर्जात बल देखेंगे। देखो, अंतर्जात बल जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी से उस पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में मतलब ऊष्मा रिलीज होती है, ऊपर आता है, ऊपर आते हैं, फिर उच्चावच क्रिएट होते हैं। अब वो उच्चावच क्रिएट होते हैं तो मतलब जैसे पहाड़ क्रिएट हुए, ठीक है, पर्वत एक मतलब वहाँ पे बनी, तो अब उन पर्वतों में क्या होता है, अपक्षय या अपर्दन की क्रिया स्टार्ट होती है। जो मेटामॉर्फिक एजेंट्स होते हैं जैसे पवन हो गया, ठीक है, हिम हो गया, वाटर हो गया, इनके माध्यम से क्या होता है कि इनका अपक्षय होता है, एरोजन होता है, फिर इनका डिपोजिशन होता है, फिर एक नई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो ये सारी चीज़ें हम ये अंतर्जात बल के कारण होता है। फिर ये जो बहिर्जात, जैसे अंतर्जात बल मैंने बताया है ना, जिस कारण ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, ठीक है, पर्वतें बन रही है, हॉट स्पॉट्स बन रहे हैं, वो अंतर्जात बल के कारण है। अब ये जो बनी हुई स्थलाकृतियाँ हैं, उनका जो अपक्षय होगा, अपर्दन होगा, वो बहिर्जात बल के कारण होगा। ठीक है, तो ये बहिर्जात बल जैसे मैंने बताया आपको, पवन हो गया, ठीक है, जल हो गया और महासागरीय तरंगे हो गई, ठीक है, तो इनके ये बहिर्जात बल के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में यहाँ कवर करेंगे। फिर उसके बाद में ज्वालामुखी, भूकंप एवं सुनामी। तो ज्वालामुखी, भूकंप एवं सुनामी, सॉरी, ये वाला है चैप्टर, महाद्वीपीय विस्थापन एवं प्लेट विवर्तनिकी। तो देखो, हम सबसे पहले ना ये वाला चैप्टर उठाएंगे, हमारी पृथ्वी, उसके बाद हम आंतरिक संरचना के बारे में देखेंगे, उसके बाद में इन दोनों मतलब जो चैप्टर्स हैं इनको हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि इनको भी समझने के लिए ना हमको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। देखो, मैं समझा तो यहीं से दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए फ़िलहाल इनको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे। ठीक है, तो महाद्वीपीय विस्थापन एवं प्लेट विवर्तनिकी, इस चैप्टर को जब हम पढ़ लेंगे तो हमारे पास में इतनी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि इन दोनों को, या आने वाले ये जैसे ये वाला है, ये वाला चैप्टर है, और ये 2-3 प्रकार जो 4-5 जो चैप्टर्स होंगे वो हमको ईजिली समझ में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला चैप्टर उठाएंगे, महाद्वीपीय विस्थापन एवं प्लेट विवर्तनिकी। ये क्या कहता है ये चैप्टर? जैसे देखो, हमारी जो अर्थ है, हम जिस अर्थ में रह रहे हैं वो महाद्वीपीय है, ठीक है, और जो सागर है उसे क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। ठीक है, महासागर, महाद्वीपीय, दो हमारे पृथ्वी 2 क्षेत्रों में ऐसे डिवाइडेड है, एक जिसको बोलते हैं लैंड और एक होता है वाटर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, या जो भी हमारा जो महाद्वीप है ना, या जो महासागर है, वो क्या कर रहा है, एक मतलब उसमें एक गति है। ठीक है, उसमें गति है, मतलब वो धीरे धीरे करके जो है वो मतलब मूव कर रहा है। ठीक है, तो आज हम जितने भी कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, जो भी महाद्वीप से हम देखते हैं हमारे भारत के नक्शे में, हमको वो अलग अलग दिखाई देते हैं। अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उनमें गति के कारण वो पृथक हुए हैं। नहीं तो पहले क्या हुआ करते थे कि एक ही मतलब सुपर कॉन्टिनेंट जिसको बोलते हैं, एक ही महाद्वीप, ठीक है, एक ही महाद्वीप हुआ करता था। फिर यही इन्हीं बलों के कारण क्या है, इनका मतलब बिखराव हुआ और ये अलग अलग दिशाओं में जो है प्रवाह होने लगे। तो इनसे संबंधित कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जो कुछ सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने अपना सिद्धांत रखा, महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत। उसके बाद में फिर कुछ और सिद्धांत आए, जैसे कि संवहनी धारा का सिद्धांत आर्थर ओम्स ने दिया था। ठीक है, पूरा चुंबकत्व, ये इसको हम पढ़ेंगे, इसमें क्या है, क्या कहता है ये, इससे हमको किस तरीके से हमारी पृथ्वी के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। फिर और सिद्धांत आए, जैसे कि प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। तो इसमें सबसे जो प्लेट विवर्तनिकी है वो सारे सिद्धांतों का एक समअप है, मतलब पूरे सिद्धांतों को जो है एक तरीके से उनको समायोजित करके एक सिद्धांत दिया गया था, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम इस वाले चैप्टर को सही तरीके से समझें तो हम ऑलमोस्ट हमारी पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों से लेकर के जो बाहरी जो भी स्थलाकृतियाँ निर्मित हुई है और जो भी महासागर है, उनके बारे में हमको काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्राप्त हो जाती है। ये पूरा बेसिक है। ठीक है, ये वाला चैप्टर हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, पढ़ेंगे तो सभी को अच्छे से, लेकिन ध्यान आपको इसमें अधिक देना है। ठीक है, उसके बाद में ज्वालामुखी, भूकंप एवं सुनामी। जब हम इस चैप्टर को समझ जाएंगे तो ये चैप्टर हमको ईजिली समझ आ जाएगा। पर्वत, द्वीप और हॉटस्पॉट्स, ये भी चैप्टर इसको समझने के बाद ही आसान समझ में आएगा। पर्वत क्या होते हैं, द्वीप क्या होते हैं और हॉटस्पॉट क्या होते हैं। ठीक है,
अब उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा अनच्छदान। अनच्छदान जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जो अपक्षय होता है फिर अपर्दन होता है, जो अपक्षय और अपर्दन इन दोनों प्रक्रिया को हम अनच्छदान के अंतर्गत में पढ़ते हैं। स्थलाकृतियाँ एवं उनका विकास, तो मैंने बताया ना कि इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे ना तो सारा हमको जो है ये सारे मतलब आसानी से समझ में आ जाएंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको इस चैप्टर्स में देना है, ठीक है। तो स्थलाकृतियाँ का कैसे मतलब विकास हुआ, ठीक है, वो हम इसमें देखेंगे। अब वायुमंडलीय एवं संगठन एवं संरचना, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। देखो हमारा जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर एक लेयर है, ठीक है, काय की लेयर है, मतलब गैस है, उसमें वाटर है, ठीक है, वेपर है, धूलकण है। तो ये जो सब इन सब के जो मिक्सर का एक लेयर है तो उसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय। वो हमारी पृथ्वी के लिए एक तरीके से सुरक्षा कवच का कार्य करता है। तो हम उसको यहाँ पे देखेंगे, इसमें कौन कौन से मतलब एलिमेंट्स है जो एयर में इंक्लूड है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये सारे हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं और इन सब के वजह से कैसे जीवन संभव हो पाता है, तो हम इसको इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में सूर्यताप, सॉरी ये सूर्य तप है, सॉरी ठीक है, मैं सूर्य ताप लिखा हूँ, सूर्य तप है ये। फिर यहाँ पे उष्मा संतुलन और तापमान। तो जैसे हम इकोनॉमी में पढ़ते होंगे मतलब जो बजट हमारा होता है कि मतलब कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, तो उसी तरीके से ज्योग्राफी में भी हम इसमें ऊष्मा संतुलन को देखेंगे। सूर्य से जो रोशनी आती है, जो भी हीट आती है, तो कितनी हीट हमारी पृथ्वी में आई और कितनी हीट पृथ्वी से ऊपर गई, तो इसको भी हम अच्छे से समझेंगे, है ना। सूर्य तप क्या होता है, मतलब किन हमारी जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में सूर्य तप अलग अलग मतलब मात्रा में हमको देखने को मिलता है। जैसे विषुवतरेखीय क्षेत्र में हमको जो सूर्य ताप है वो सर्वाधिक अधिक मिलता है। वहाँ पे मतलब सूर्य की जो मतलब जो किरणें हैं वो 12 महीने मतलब या कह सकते हैं कि हमेशा वहाँ पे जो है अपेक्षाकृत अधिक पड़ती है अन्य क्षेत्रों से। जैसे अगर हम ऊपरी ध्रुवों की बात करें या दक्षिणी ध्रुवों की बात करें तो उनकी अपेक्षा जो विषुवतरेखीय क्षेत्र है वहाँ पे सूर्यताप अधिक मिलता है ना। तो तापमान भी देखेंगे तो उसी क्षेत्र में तापमान भी अधिक होता है जहाँ पे सूर्यताप की मात्रा अधिक होती है। फिर उसके बाद वायुदाब एवं वायुमंडलीय परिसंचरण, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि वायुमंडल क्या होता है और वायुमंडल का परिसंचरण मतलब संचरण किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, वायु क्या होती है, वो सब चीज़ों के बारे में हम 13 चैप्टर में देखेंगे। फिर 14 वाला जो चैप्टर होगा इसमें क्या देखेंगे हम, वायुमंडलीय आर्द्रता एवं वर्षण। देखो आज हम जो भी वर्षा होती है या जो भी मतलब वायुमंडल के द्वारा ऐसी जो सूर्य के द्वारा प्रभावित जो भी एजेंट्स हैं उनके माध्यम से हम देखेंगे कि किस तरीके से वर्षा होती है, ठीक है। जल चक्र परिवर्तन, सॉरी जल चक्र प्रवाह जिसको बोलते हैं, जो निरंतर समुद्र का जो पानी है वो वाष्पीकरण के माध्यम से ऊपर जाता है, या जो भी महाद्वीप का जो पानी है वो वाष्पीकरण के माध्यम से ऊपर जाता है, ऊपर जाकर ऊपर बादलों का निर्माण करता है, ठीक है। फिर वहाँ से वर्षा होती है, फिर वो पानी नीचे आता है, फिर बहते हुए नदियों के माध्यम से समुद्र में जाता है, तो जल चक्र है। तो ये जो वर्षण का क्या कारण है, वर्षण मतलब वही, ठीक है। इन सब के बारे में आर्द्रता मतलब जैसे हम देखते हैं हवा चलती है, हवा कई प्रकार की होती है, एक शुष्क हवाएं होती है, आर्द्र हवाएं होती है, ठीक है। और जैसे हम देखेंगे कि जो गर्म इलाके होते हैं, कुछ गर्म इलाके जैसे रेगिस्तानी इलाके, वहाँ की हवाएं अगर हम देखेंगे तो शुष्क हवाएं होंगी, शुष्क एवं गर्म हवाएं होंगी, ठीक है। वहीं अगर हम जैसे ऊपरी ध्रुवों की तरफ चलते चले जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मतलब ठंडी आर्द्र हवाएं हैं, सॉरी ठंडी शुष्क हवाएं हैं, ठीक है। वहाँ की जो हवाएं हैं वो ठंड है, वहाँ पे शुष्कता है, ठीक है। तो इस तरीके से हवाएं हैं। और जब इनका मतलब परिसंचरण होता है, ये जब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, जैसे हवाएं निम्न दाब से उच्च दाब की ओर प्रवाहित होती है, तो उनके कारण कैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है, उन्हीं के माध्यम से वाताग्र या फिर जो भी कहते हैं चक्रवात जैसी परिस्थिति जो है वो उत्पन्न होती है।
तो वो सारी चीज़ें हम इनमें देखेंगे, इन चैप्टर्स में, ठीक है। वायु राशियाँ जैसे मैंने बताया, वाताग्र, चक्रवाती, परिसंचरण, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम इस चैप्टर्स के बारे में चलते चले जाएंगे तो वन बाय वन हम इन सारे मतलब इनमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको ईजिली समझ में आएगी और बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब बिल्कुल टेंशन ना करिए, बहुत ही आसान से चैप्टर है ये, ठीक है। जलवायु वर्गीकरण एवं जलवायु प्रदेश, ठीक है। तो जलवायु का वर्गीकरण हम देखेंगे किस तरीके से जो जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। टेम्परेट जोन होता है, ठीक है। हीट मतलब जो जैसे हम पृथ्वी को, पूरे विश्व को 3 जोन में बांट देते हैं। ऊपर का इलाका ठंडा जोन है, बीच का इलाका गर्म है, नीचे का इलाका ठंडा जोन है, ठीक है। तो इनको हम अलग अलग जोन में बांट देते हैं। तो वो जोन सब इसमें हम कहाँ देखेंगे, कौन सा वाला था, इसका जलवायु का वर्गीकरण जब हम करेंगे तब देखेंगे। एल नीनो, ला नीनो, ये क्या होता है, ये 2 टर्मिनोलॉजी है, चैप्टर नहीं है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी है। इसके वजह से जो प्रभाव होते हैं हमारे महाद्वीप में, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। महासागर बेसिन एवं समुद्री निक्षेप। अब महासागर बेसिन मतलब जैसे हम जो देखते हैं, सागरों को देखते हैं तो ऊपर हमको पानी पानी दिखाई देता है। अभी पानी कितना गहरा होगा, अब जितना गहरा होगा वहाँ पे एक बेसिन होगा, तो हम उस बेसिन के बारे में हमको चर्चा करना है। समुद्री निक्षेप, अब समुद्री निक्षेप मतलब समुद्र के माध्यम से जो अपरदन होता है या अपक्षय होता है, तो उनका निक्षेपण भी होता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। महासागरीय जल का तापमान, लवणता एवं घनत्व, तो इनके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। तो महासागरीय जल का तापमान, कितना तापमान है, कहीं का जो पानी है या जो भी महासागर है तो वहाँ पे कुछ गर्म पानी रहता है, तो कहीं पे ठंडा पानी रहता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। लवणता, ठीक है, सैलिनिटी जिसको बोलते हैं, जिसमें नमक की मात्रा है ना। घनत्व, और कितना घनत्व है, दाब, नीचे की ओर दाब कितना है, ऊपर की ओर दाब कितना है। तो फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा जो हम देखेंगे, प्रवाल भित्तियाँ एवं प्रवाल विरंजन, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे महासागरीय जल का संचलन, फिर महासागरीय प्रवाह, संसाधन एवं हिंद महासागर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भू राजनीतिक महत्व, फिर देखेंगे जैसे भारत के, अभी तक हमने यहाँ तक जो देखे जैसे 22 तक के तो ये हम देख रहे थे विश्व के परिप्रेक्ष्य में। अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में यहाँ से, जैसे इंडियन ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं, तो वो यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे भारत का जो सामान्य परिचय है, भारत की संरचना कैसी है, ठीक है, तथा जो उच्चावच है जो भारत में निर्मित हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर भारत अपवाह प्रणाली प्रतिरूप, इसमें हम नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। भारत का जलवायु कैसा है, क्लाइमेट, ठीक है। अलग अलग तरीके के जलवायु होते हैं, अलग अलग जलवायु प्रदेश होते हैं। जैसे भारत में हम देखें तो कहीं पे अपेक्षाकृत ज़्यादा वर्षा होती है तो कहीं पे कम वर्षा होती है, ठीक है। कहीं का तापमान अधिक होता है तो कहीं का तापमान कम होता है, तो इसके पीछे का क्या कारण है ना, तो वो जलवायु में हम देखेंगे। मृदा एवं वनस्पति, मृदा मिट्टी, ठीक है, कहीं पे लाल रहती है, कहीं काली मिट्टी होती है, तो इन मिट्टियों का अलग अलग महत्व है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। भारत खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, तो भारत में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से पावर रिसोर्सेस हैं हमारे पास में, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। भारत में जैसे उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे जिसकी अवेलेबिलिटी है, ऐसे कौन कौन से प्रदेश हैं, है ना, जो औद्योगिक को प्रोत्साहित करते हैं, वहाँ की कैसी जोग्राफिक कंडीशंस है जिनके कारण वहाँ पे उद्योग जो है सफलतापूर्वक जो ज़्यादा उन्नत रहता है, ठीक है। भारत परिवहन एवं संचार की बात करेंगे, भारत में ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। जनसंख्या, विश्व और भारत, ठीक है, तो विश्व में जो जनसंख्या है उसके परिप्रेक्ष्य में भारत में क्या जनसंख्या है, ठीक है। सिंचाई की जब बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम सिंचाई वगैरह करते हैं, ठीक है। मानव बस्तियाँ के बारे में बात करेंगे, और लास्ट हम जो देखेंगे विश्व परिवहन मतलब जो वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट है उसकी बात करेंगे। तो ये ऐसे कुछ हमारे टॉपिक्स हैं, हमारे चैप्टर्स हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग जो है वो बने रहिए हमारे साथ में। और देखिए ये जो सारे जितने भी चैप्टर्स हैं ना, ये सारे चैप्टर्स ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक विद्यार्थियों को
मतलब सभी चैप्टर्स में महत्व देना पड़ेगा। देखिए मैं चैप्टर्स पढ़ाऊँगा तो सभी चैप्टर्स, ठीक है। अब जो भी स्टूडेंट्स जो होंगे जो मेरे लेक्चर्स देखेंगे वो हो सकता है MPPSC वाले हैं, ठीक है, UPSC वाले हैं, तो मैं बताता चलूँगा कि कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है। वैसे मैं अभी ही बता दूँ तो देखो 1 से लेकर के 20 तक के जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे वो प्रत्येक सभी मतलब एग्ज़ाम्स के लिए वो ज़रूरी हो जाएंगे। उसमें जो भी वनडे एग्ज़ाम हो या फिर जैसे MPPSC हो, तो इनकी ज़्यादा महत्ता है उसमें। लेकिन इन चैप्टर्स की अगर जैसे हम बात करेंगे तो चैप्टर्स जो मेंस में ज़्यादातर पूछे जाने वाले चैप्टर्स हैं। अधिकतर जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो इन्हीं से होते हैं, उनसे भी होते हैं, परंतु ज़्यादातर जैसे मेंस के लिए जैसे हम पढ़ते हैं, है ना, तो जो UPSC है, MPPSC है, ठीक है, स्टेट PSC है, तो ये अधिकतर जो है वो इन चैप्टर्स को उनको अधिक ध्यान देना पड़ता है वनडे एग्ज़ाम वालों की अपेक्षा। तो जैसे वनडे एग्ज़ाम वालों के लिए तो पहले ही मैंने कर दिया हूँ, ठीक है। बाकी का ये है कि इसमें जैसे भारत के संदर्भ में तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ऐसे करके हम सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। मैं बता दूंगा और बीच में कि कौन सा चैप्टर किन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किन लोगों के लिए कम महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सभी लोगों के लिए है, जानना हमारा काम है, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक सॉरी ये भी था, मैं भूल गया, विश्व के खनिज एवं संसाधन एवं उनका वितरण, ठीक है। तो ऐसे करके हम सारे 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स को डील करेंगे, ठीक है। अगली क्लास जो होने वाली है उसमें हम पहला जो भी चैप्टर है जिसको हमने कहा था, हम एक तो ब्रह्मांड वाला था तो ब्रह्मांड वाले को हम छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारी पृथ्वी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।